Assalamualaikum. Welcome to the software engineering course in lecture number 7. लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया और वेरी लास्ट लेक्चर की बात अगर मैं करूं तो उसमें हमने प्रोजेक्ट स्केड्यूल, एक्टिविटी स्केड्यूल डायग्राम और बार चार्ट डायग्राम हमने देखे और उनकी डिटेल को समझा और वो प्रोसेस देखा जिसमें वो डायग्राम जिस तरह बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट के हवाले से जो प्रोसेस होता है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई कि रिस्क कितनी तरह के होते हैं और उनको हैंडल करने का क्या प्रोसेस होता है। तो हमने वो 5 स्टेप देखे थे उसके, जिसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, उसके बाद रिस्क प्लान, फिर रिस्क एनालिसिस है, फिर रिस्क मॉनिटरिंग है। इस तरह हमने उनको 1 बाय 1 डिटेल से अंडरस्टैंड किया। मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपने किताब से पढ़ लिया होगा और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कई लेक्चर्स तक चलेगा वो चैप्टर, और वो है हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर 4 है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम समरविल की बुक फॉलो कर रहे हैं और उसका 9th एडिशन है। आपके सामने जो बुक की इंफॉर्मेशन है वो भी नज़र आ रही है आपको। और इससे पहले हमने जो हमारा पहला था कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, वो कवर किया था चैप्टर। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर कवर किया। अब हम आगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और ये लिंक भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बुक भी मिल जाएगी इजीली। तो खैर ये 9th एडिशन है। मैंने आपको बताया था कि एडिशन चेंज अगर होगा तो चैप्टर शफल हो जाते हैं, थोड़े बहुत नए चैप्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं, या पुराना होगा तो उसमें ये चैप्टर नंबर क्या है मुझे उस चीज़ का नहीं पता, आप खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप भी 9 एडिशन फॉलो करें ताकि हम जो लेक्चर जिस हिसाब से यूज़ करेंगे यहाँ पे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। इस लेक्चर के अंदर हम बुनियादी तौर पर जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनकी जो समरी है वो आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें हम सबसे पहले फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसको SRS कहते हैं, इसकी बात करेंगे। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस क्या होती है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, और आखिर में हम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझे जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है क्या? प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग सर्विसेज दैट टू द कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम ए सिस्टम एंड द कंस्ट्रेंट्स अंडर विच इट्स ऑपरेट्स इज डेवलप्ड। के कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर को जो सर्विसेज चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसे हमने सर्विस देनी है या उसको हमने टैकल करके उसका काम करना है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऐसी सर्विसेज कस्टमर को देते हैं जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो होंगी। और साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंस्ट्रेंट्स अंडर इट्स ऑपरेट इज डेवलप्ड, कुछ असूल होंगे या कुछ रूल्स होंगे या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिनको हम कंस्ट्रेंट्स का नाम दे रहे हैं, वो भी हमने साथ फॉलो करनी है। वो कंस्ट्रेंट्स कस्टमर के हवाले से हो सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हिस्सा होते हैं। आगे चल के हम इन कंस्ट्रेंट्स को डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। द रिक्वायरमेंट्स देमसेल्व्स आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विसेज, कि रिक्वायरमेंट्स बुनियादी तौर पे
वजाहत होती है सिस्टम की सर्विसेज के बारे में कि हमें जो सिस्टम चाहिए, क्लाइंट को जो सिस्टम चाहिए वो क्या क्या सर्विस दे सकता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। बुनियादी तौर पर क्लाइंट आपसे वो चाहता है कि वो सर्विसेज इस तरह की हमें प्रोवाइड करें। और दूसरा, कंस्ट्रेंट्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, कि ये अभी हम आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स सामने आते हैं। वो कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट के लिहाज से भी हो सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट क्लाइंट के लिहाज से भी हो सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से भी हो सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक डॉक्यूमेंटेशन है, या वो तमाम डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमें एक सिस्टम सर्विसेज देता है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? हमने ये तो देख लिया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बुनियादी तौर पर वो डिस्क्रिप्शन जो कि सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो अब अकेली एक रिक्वायरमेंट होती क्या है? इट मे द हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द सिस्टम एंड कंस्ट्रेंट टू डिटेल मैथमेटिकल फंक्शन स्पेसिफिकेशन, कि ये एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट होती है, यानी ऐसे डिटेल में नहीं होती। मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपसे चाहता है कि मुझे हर हफ्ते की ये सिस्टम रिपोर्ट निकाल के दे, प्रोडक्ट्स की या सेल की जो भी है। उसने तो इतनी सी बात कह दी, ये कोई ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म तो नहीं है, ये तो एक जेनेरिक फॉर्म है, एक हायर लेवल पे उसने बात आपको कही है। तो उसकी ये तो रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन हमने इसका फिर एनालिसिस करना होता है टेक्निकली भी और डीपली भी। और दूसरा, मैंने जैसे कहा है कि कंस्ट्रेंट होंगे उस रिक्वायरमेंट के ऊपर जो मैथमेटिकली उस चीज़ के ऊपर लागू होंगे। इट इज़ इनविटेबल एज रिक्वायरमेंट may serve as the dual function, may be the basis for the bid for a contract, there must be open to interpretation, and may be the basis of contract itself, there must be defined in the detail। दो तरह से हो सकती हैं रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने यहाँ शुरू में बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे कि जी क्लाइंट हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देगा, लोग उसके ऊपर बिड करेंगे और जाहिर है हर कोई उसमें हिस्सा लेगा। ऑफ कोर्स जिसकी बिड जो है वो क्लाइंट को समझ में आएगी तो वही उसको कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपके पास खुद आया है, कोई बिड वगैरह उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की, वो जस्ट आपके पास आया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दो, तो वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिटेल के अंदर आपको दे देगा, आप उस पर काम करेंगे। तो ये दो तरह से काम होते हैं। दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स, द स्टेटमेंट्स इन द नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम्स ऑफ द सर्विसेज दैट द सिस्टम प्रोवाइड्स एंड इट्स ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स साथ साथ आ रहे हैं, आप इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। बेसिकली यूज़र रिक्वायरमेंट्स एक नेचुरल लैंग्वेजेस में होती हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज उर्दू है, उर्दू में होंगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, फ्रेंच है तो फ्रेंच, चाइनीज़ है तो चाइनीज़। उसमें ज़ाहिर है क्लाइंट जो जिस लैंग्वेज को समझता है उसने वही सी लैंग्वेज में आपको आके स्टेटमेंट्स बतानी है कि मुझे सिस्टम से ये सर्विसेज चाहिए, और प्लस मेरे जो ऑपरेशनल रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जिनको मैं कॉन्स्ट्रेंट्स कह रहा हूँ इस वक्त, वो ये हैं। दूसरा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शन, यानी डिटेल के साथ इसमें बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हायर लेवल पे नहीं बल्कि डीपली जाके बयान किया जाता है सिस्टम के हर फंक्शन को, सर्विस को, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स को। वो तो यूज़र की रिक्वायरमेंट है ना, वो तो हायर लेवल पे होंगी, लेकिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ऐसे समझ लें कि उसमें टेक्निकल फैक्टर भी होगा, डिटेल्ड फैक्टर भी होगा, एंड डिफाइन व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड सो फॉर द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, के उसमें ये चीज़ भी डिफ़ाइन होती है कि हमने इसको किस तरह मतलब बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होगा क्लाइंट के दरमियान और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ भी हमें इस स्टेज के ऊपर
बनाई जाती है। यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को अगर आप एग्जांपल में देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, हमारी बुक के अंदर एक केस स्टडी इस्तेमाल हो रही है जो कि हर चैप्टर के अंदर हम हर चीज़ को हम उसमें कॉपरेट करेंगे, जो कि एक हेल्थ से रेलिवेंट है और ड्रग सिस्टम कह लें आप इसको, मेडिकल सिस्टम कह लें, तो उसका नाम है MHCPMS, जनरेट द मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स प्रिसब्सक्राइब बाय द ईच क्लिनिक ड्यूरिंग दैट मंथ। अब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है। यूज़र कहता है कि जी एक रिपोर्ट जनरेट करे हमारा सिस्टम जिसमें ये चीज़ शो हो कि हर महीने में और हर क्लिनिक पे ये जो एक ख़ास किस्म की मेडिसिन है उसकी कॉस्ट क्या होती है, ये शो रिपोर्ट। अब ये यूज़र ने बता दिया। अब इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं और कितनी आगे उसकी डिटेल बनेगी, ये चीज़ अब सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम कैप्चर करेंगे। तो उसमें आप देखें कि सबसे पहला हमने ये कहा है, ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ द डे ईच मंथ ए समरी ऑफ ड्रग प्रिसब्सक्राइब देयर कॉस्ट प्रिसब्सक्राइबिंग द क्लिनिक शैल बी जनरेटेड, कि हमने जो लास्ट वर्किंग डे है मंथ का, यानी 30th ऑफ डे या 31 ऑफ डे, उस महीने यानी मंथ का दिन है, उसमें हम ये समरी लेके आएंगे कि कितना जो है वो ड्रग इस्तेमाल हुआ, ड्रग्स इस्तेमाल हुई, उनकी कॉस्ट क्या है, कौन कौन से क्लिनिक पे वो इस्तेमाल हुई। दूसरा हम ये देखेंगे, सिस्टम शैल ऑटोमेटिकली जनरेट द रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर द 5:30 ऑन द, यानी 17:30 का मतलब हमारे पाकिस्तान में 5:30 है, ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, यानी आखिरी दिन में 5:30 पे वो रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए। एंड द रिपोर्ट शैल बी क्रिएटेड ईच क्लिनिक शैल इंडिविजुअल ड्रग नेम्स टोटल, यानी उस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली हर क्लिनिक का नाम होना चाहिए इंडिविजुअल, और ऑफ कोर्स उस ड्रग का नाम होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए भी कितनी आई, और नंबर ऑफ डोजेस कितने दिए गए, और टोटल कॉस्ट जो है उसकी कितनी होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी एग्जांपल के साथ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोज यूनिट, यानी 10 mg 20 mg होती हैं, 5 mg होती हैं, तो फिर सेपरेट रिपोर्ट इनकी बनाई जाए डोज यूनिट के हिसाब से। और तीसरा 1.5 जो बनी, तो across the all cost report shall be restricted to authorized user listed on the management access control list। तो अब ये तमाम रिपोर्ट जो हैं वो तमाम एक्सेस कर सकें जो कि हमारे अथोराइज्ड यूज़र्स हैं या इस लिस्ट में है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे और देख लेंगे। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझें कि यूज़र की ये एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम इसको समझें और डिटेल से डिस्क्राइब करें तो ये 5 रिक्वायरमेंट में तब्दील हो गई ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो देखें आप कितना मतलब काम करना पड़ता है स्टेज के ऊपर, क्योंकि यूज़र जो बात करता है वो तो कहेगा कि ये हायर लेवल, एक ही स्टेटमेंट ऊपर आपको नज़र आ रही है, लेकिन उसी एक स्टेटमेंट को हल करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देखें मुझे 5 काम करने पड़ रहे हैं, तब जाके वो काम मुकम्मल होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जैसे फर्स्ट करें यूज़र की रिक्वायरमेंट में मतलब वो कौन से लोग हैं, क्लाइंट मैनेजर्स हो सकते हैं, सिस्टम एंड यूज़र्स हैं, क्लाइंट इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट्स हैं। जबकि सिस्टम रिक्वायरमेंट में एंड यूज़र्स, क्लाइंट इंजीनियर्स, तो ये लोग होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो ये वो तरह की रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज होती हैं जो कि एक सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, एंड हाउ सिस्टम शुड रिएक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट्स एंड हाउ द सिस्टम शुड बी बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन। कि एक इनपुट दी सिस्टम को, उसके अगेंस्ट वो क्या बिहेव कर रहा है, दूसरा वो सिचुएशन कौन सी है जिस सिचुएशन में वो बिहेव कर रहा है, एंड मे स्टेट व्हाट सिस्टम शुड नॉट टू डू। ये भी साथ बताया जाता है कि वो हमारा सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा।
ताकि ये भी क्लाइंट को पता चल सके कि बस भाई यही सर्विसेज हैं, सिस्टम देगा, ये वाली सर्विसेज नहीं देगा। बाद औक़ात आप कहें कि नहीं जी इसको क्या लिखने की ज़रूरत है कि जो सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो उसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे लिख के। वो ज़रूरत इसलिए है कि क्लाइंट बाद औक़ात जब आप ये चीज़ नहीं लिखते तो क्लाइंट खुद से समझने की कोशिश कर लेता है कि ये चीज़ भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो ये क्यों नहीं आई। तो एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये होती है कि आप जब लिस्ट ये सामने रखेंगे कि सिस्टम ये काम नहीं करेगा, तो हो सकता है कि क्लाइंट को देखने के बाद उसमें से ये कह दे कि ये वाला काम करना ज़रूरी है, तो फिर आप उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब आपको मैं वो पिछली डेफिनेशन में ले चलूँ अगर, तो उसमें मैंने कहा था एक तो सर्विसेज जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है प्लस कंस्ट्रेंट, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक फंक्शन यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट से नहीं होता, बल्कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो इनडायरेक्टली तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स हैं कि ठीक है जी ये रिपोर्ट तो बन जाएगी जो मैंने अभी लास्ट में कही, कितने टाइम में बनेगी, पूरा दिन लगेगा, 20 मिनट में बनेगी, 5 मिनट में बनेगी। कंस्ट्रेंट ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस के हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, यानी हमने हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ज़ाहिर है एक स्टैंडर्ड है, हम उसके मुताबिक काम करते हैं। ज़ाहिर है अगर हम उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम होगी। अब इसमें ज़ाहिर है सिक्योरिटी का फैक्टर भी आ जाता है, परफॉर्मेंस का भी आ जाता है, पोर्टेबिलिटी का फैक्टर भी आ जाता है, यूजेबिलिटी का फैक्टर भी आ जाता है। तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। तीसरी जो डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम फ्रॉम द डोमेन ऑफ द ऑपरेशन। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं या कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, फर्ज करें कि हम केमिकल के लिए कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो जाहिर है उस ख़ास डोमेन के लिए जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि उसमें जाहिर है केमिकल का रिएक्शन होता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। या न्यूक्लियर के लिए आप बना रहे हैं, यानी आप एक ख़ास डोमेन में अगर काम कर रहे हैं, जैसे बैंक का कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो डोमेन रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं चीज़ें। अब आगे हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी और सिस्टम सर्विसेज। सिंपल सी बात है कि एक सिस्टम क्या सर्विसेज देता है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन, क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहता है कि सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक्सपेक्टेड यूजर्स एंड द टाइप ऑफ द सिस्टम वेयर द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। कि सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, लोग उनसे क्या चाहते हैं, और वो हम सॉफ्टवेयर किस सिस्टम में यूज़ करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट शुड डिस्क्राइब द सिस्टम सर्विसेज इन डिटेल। कि जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली वही चीज़ है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम की सर्विसेज को हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, वही हमारी जो केस स्टडी है MHC वाली, उसको हम सामने लेके ये काम कर रहे हैं। A user shall be able to search the appointment list of the all clinic। यूज़र जो है वो तमाम क्लिनिक की अपॉइंटमेंट की लिस्ट सर्च कर सकता है कि जी फलां क्लिनिक पे कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं, आज फलां क्लिनिक पे कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये यूज़र चेक कर सकता है, ये करना चाहिए उसको। A system shall generate the each day for each clinic a list of patients who are expected to attend the appointments of that day। अब सिस्टम बेसिकली हर दिन ये भी बताए हमें कि कौन से क्लिनिक में कौन सा पेशेंट जो है वो उस दिन अटेंड करेगा अपॉइंटमेंट, जो जिसको हमने दी है वो कौन सा पेशेंट जाएगा, एक्सपेक्टेड है या नहीं है, ये चीज़ भी बताए। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, ईच स्टाफ मेंबर यूजिंग द सिस्टम शैल बी यूनिकली आइडेंटिफाई
बाय हिज और हर एम्प्लॉय 8 डिजिट एम्प्लॉय नंबर, के स्टाफ मेंबर जो भी है उस सिस्टम का, उसका एक एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए जिससे वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और फर्दर उसको एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाई हैं, और भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी सिस्टम है या कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई और सिस्टम है, तो उसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिशन जो है वो क्या चीज़ है जी। प्रॉब्लम अराइज व्हेन द रिक्वायरमेंट आर नॉट प्रिसाइसली स्टेटेड, यानी मसला तब आता है जब रिक्वायरमेंट्स सही तरीके से डिफाइन ही ना करनी आती हों, या रिक्वायरमेंट्स यूज़र जो बता रहा है वो डेवलपर को समझ में नहीं आए। बेसिकली उसको हम एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यूज़र ने बता तो दी लेकिन डेवलपर ने गलत उनको इंटरप्रेट किया, यानी उसने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया। शायद यूज़र का जो बताने का अंदाज था, या यूज़र जिस तरीके से रिक्वायरमेंट्स उसने एक्सप्लेन की, जो हमारा डेवलपर है उसको सही तरीके से समझ ना आ सकी, या यूज़र का बयान करने का तरीका ही इतना नहीं अच्छा कि डेवलपर को वो समझ आ सके। तो कई तरह के रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे। तो इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट शामिल हो गई कि डेवलपर ने ख़ुद से इंटरप्रेट कर लिया, उसको ख़ुद से अज्यूम कर लिया, तो फिर जाहिर है वो आप ऐड कर देंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कंसीडर द टर्म सर्च इन रिक्वायरमेंट नंबर 1। पहली रिक्वायरमेंट जो थी हमारी स्लाइड में ले चलता हूँ आपको। हमने कहा कि यूज़र जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि सर्च कर सके। तो इसमें आप देखें यूज़र इंटेंशन क्या है। सर्च द पेशेंट नेम अक्रॉस द ऑल अपॉइंटमेंट इन ऑल क्लिनिक्स। यूज़र ये चाहता है कि पेशेंट नेम जो है उससे मैं सर्च करूँ तमाम, उसमें तमाम अपॉइंटमेंट्स और तमाम क्लिनिक्स के अंदर सर्च हो। डेवलपर की समझ में बात ये आती है कि सर्च द पेशेंट नेम इन इंडिविजुअल क्लिनिक, यूज़र चूजर्स क्लिनिक देन टू सर्च। कि डेवलपर ये समझ बैठा कि ये पेशेंट का नाम हर क्लिनिक में सर्च करना है और यूज़र उसमें से जो क्लिनिक है वो फिर चूज़ कर ले जिसमें से वो अपॉइंटमेंट देखना चाहता है। तो आप देखें वो तो ये चाहता है कि मैं पेशेंट लिखूं और सारे वो अपॉइंटमेंट्स भी आ जाएं और क्लिनिक्स भी आ जाएं और मैं वहाँ से देख लूँ, लेकिन डेवलपर ज़रा सिस्टमेटिक वे से सोच रहा है और मतलब उसकी जो सोच है वो ऐसे समझ लें टेक्निकल हो सकती है, उस हवाले से सोच रहा है जिसकी वजह से एम्बिगुइटी क्रिएट हो जाएगी। बज़ाहिर तो दोनों ठीक हैं लेकिन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि रिक्वायरमेंट्स शुड बी बोथ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कि रिक्वायरमेंट एक तो मुकम्मल होनी चाहिए, यानी अगर आपको ये क्लाइंट को ही नहीं पता कि जो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ डेवलपर को वो मुकम्मल है या नहीं है, अभी वो इस कन्फ्यूजन का शिकार है, तो फिर वो रिक्वायरमेंट जो है वो कंफ्यूज करेगी आगे आपको भी, क्लाइंट को भी, और एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जबकि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, यानी दोनों डेवलपर और क्लाइंट का पर्सपेक्टिव सेम हो। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में जो आपको बताया है दोनों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट ना तो कंप्लीट है और ना ही कंसिस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में आगे एरर प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी ख़राब होगी, ओवरऑल जाहिर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। ये इन प्रैक्टिस इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस द कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखें कि आपने क्या मुकम्मल तौर पर रिक्वायरमेंट कंप्लीट और कंसिस्टेंट कर दी हैं, तो ये कहना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जो कि इम्पॉसिबल आप इसको कह सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सारी 10 रिक्वायरमेंट्स थी उसमें से 9 कंप्लीट थी, शायद एक में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये आती हैं प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं आती, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। फिर देखा ये जाता है कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है।
तो खैर आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया। उसमें कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे ये देखा हमने, और सबस्टॉप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन किया, रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको डिफ़ाइन किया, रिक्वायरमेंट कितनी तरह की होती हैं जिसमें यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया और उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी। और फिर हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी को डिफ़ाइन किया और फिर एक एग्जांपल के ज़रिए हमने हाईलाइट किया चीज़ों को। उसके साथ साथ हमने रिक्वायरमेंट्स में जो एम्बिगुइटी आती है उसको हाईलाइट किया, रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। अगले लेक्चर में हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।